हेलो स्टूडेंट, अब इसी टॉपिक है ग्लोबलाइजेशंस एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी। उसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा में जो अपना बचा हुआ टॉपिक है वो क्लियर करते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया कि रियल में ग्लोबलाइजेशन आपने देखा किस स्टाइल से वर्ल्ड इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड की अदर इकोनॉमी के साथ अटैच कर देता है, कनेक्ट कर देता है, डिफरेंट टाइप्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट करता है। देन व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी कि रियल में उसके इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट शो होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबलाइजेशंस एंड ग्रेटर कंपटीशंस अमॉन्ग द प्रोड्यूसर्स। पहली बात क्या हुई, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशंस अमॉन्ग द प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन। पहली बात यह हुई कि ग्लोबलाइजेशंस के बिहाफ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विसेज के, चाहे वो लोकल का हो चाहे वो फॉरेन का हो, कंपटीशंस जो है एटलीस्ट वो है स्टार्ट हो गया है। पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि बहुत प्रोड्यूसर्स का मीनिंग लोकल प्रोड्यूसर और फॉरेन प्रोड्यूसर, उन दोनों में जो है एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया है एंड हैज़ बीन एडवांटेज ऑफ कस्टमर्स। और फिर इसका एडवांटेज किसको जा रहा है, कस्टमर को जा रहा है, क्योंकि जब उन दोनों में कंपटीशन हो रहा है तो वो अपनी कमोडिटी की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करने में ध्यान लगाएंगे और प्राइस है वो लोअर टू लोअर रखेंगे उन दोनों में कंपटीशन होने के बिहाफ पे। तो इस कंपटीशन का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा वो कस्टमर पर पड़ेगा कि कस्टमर जो है एटलीस्ट उसको अब जो क्वालिटी है वो बेटर मिलेगी और प्राइस जो है वो लोअर मिलेगा। वेल ऑफ सेक्टर्स ऑफ अर्बन, अब इसका जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ग्लोबलाइजेशन का जो एडवांटेज है वो कंज्यूमर को मिलेगा। अब इसमें कंज्यूमर को कौन से को मिलेगा, पर्टिकुलरली उसको मिलेगा जो है वेल ऑफ सेक्शंस ऑफ अर्बन एरिया, जो बिल्कुल वेल है और अर्बन एरिया का जो है एटलीस्ट उसको मिलेगा, ऐसे कस्टमर्स को मिलेगा। देखो अब इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, जो वेल ऑफ है और अर्बन एरिया में रह रहा है, एटलीस्ट पर्टिकुलर ऐसे कस्टमर्स को इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, ग्रेटर चॉइस। ये मैं कहीं कहीं टी को क्रॉस करना भूल जाती हूँ तो आप एक बार ध्यान दे लीजिए। उसको क्या मिलेगा, इससे ग्रेटर चॉइस मिलेगी। अब आपके पास बहुत सारी चॉइस है, डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटी है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है, सब्सटीट्यूशंस है, आप उसमें से किसी बेस्ट को चूज कर सकते हो। तो कंज्यूमर के पास क्या हो गया, अब बेटर चॉइस हो गई कि वो लोकल का भी चूज़ कर सकता है, एमएनसीज का भी चूज़ कर सकता है, फॉरेन कंपनी का भी चूज़ कर सकता है। तो उसके पास एक ग्रेटर चॉइस होगी कि किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट को वो चूज़ कर सकता है एंड इम्प्रूव क्वालिटी। और अब क्या होगी, क्वालिटी इम्प्रूव होगी क्योंकि उन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। इस वजह से दोनों चाहेंगे कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा, जब वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो कंज्यूमर को ये बेनिफिट होगा कि उसको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की कमोडिटी जो है वो कंजम्पशंस के लिए मिलेगी। लोअर प्राइस क्या हो जाएंगे, लोअर हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे एडवांटेज जो हैं वो कंज्यूमर को ही मिलेंगे इस फील्ड में। एंड रिजल्ट दीज पीपुल टुडे एंजॉय ए हाई लिविंग स्टैंडर्ड। और वो लोग जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं वो किसको एंजॉय करेंगे, हाई लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स बिकॉज दे कंज्यूम वेराइटी ऑफ कमोडिटी एट लोअर प्राइस। अब उनका स्टैंडर्ड हाई क्यों हो गया, वो क्यों एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ही लोअर प्राइस पर बहुत अच्छी क्वालिटी की कमोडिटीज़ कंजम्पशंस के लिए मिल रही है। इस वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा एंड पीपुल एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दीज आर सम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि ग्लोबलाइजेशन से दोनों ने अपनी क्वालिटी सुधारी, कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ। क्या क्या बेनिफिट्स हुआ जो आपको इसमें बता दिया गया। अब ये कह रहा है कि अमॉन्ग प्रोड्यूसर एंड वर्कर, कौन है, अमॉन्ग प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। दोनों के बीच में एक यूनिफॉर्म जो है वो तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो है वो जो इम्पैक्ट शो होंगे वो इम्पैक्ट जो है वो इक्वल शो नहीं होंगे। तो प्रोड्यूसर एंड वर्कर इन दोनों के जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबलाइजेशन पे जो है वो बेटर नहीं होंगे। प्रोड्यूसर पे जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इम्पैक्ट होंगे और वर्कर्स पे जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इम्पैक्ट शो होंगे। तो
यहाँ पर आपको ये देखना है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट तो पड़ा, किस पर पड़ा, प्रोड्यूसर पर भी पड़ा और वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स पे भी पड़ा, बट दोनों के इम्पैक्ट यूनिफॉर्म नहीं होंगे, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा, किसी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे और किसी के नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। देन एमएनसीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे पहली बात ये है कि फर्स्टली एमएनसीज हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। एमएनसीज क्या करती है, अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है। वाई दे इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दे हैव इन द कंडीशंस ऑफ प्रॉफिट। वो किसकी कंडीशन में है, प्रॉफिट की कंडीशन में है। इस वजह से एमएनसीज जो है वो किसी भी वर्ल्ड की अदर इकोनॉमी में जो है वो इन्वेस्टमेंट अपना हाई कर देती है। इन्वेस्टमेंट हाई करने के पीछे एक ही मोटिव है कि उनको कंटिन्यूस जो है वो वहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, और उनको जितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है एमएनसीज उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर रही है, और वो उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्री और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री में सेटअप कर रही है। वापस देखो, एमएनसीज का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज होने की वजह से वो और इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इन्वेस्टमेंट करने के बिहाफ पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री का सेटअप हो रहा है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमी में बहुत रैपिड रेट से जो है वो इंक्रीज हो रही है। और किस स्टाइल की उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं वो, कि किस स्टाइल की जो यूनिफॉर्म है। द इम्पैक्ट ये कह रहा है कि एमएनसीज इन्वेस्ट हायर, एमएनसीज का इन्वेस्ट हायर हो गया, हायर क्यों, बिकॉज द प्रॉफिट इज इंक्रीज, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। तो एमएनसीज इंटरेस्टेड, एमएनसीज ऑलमोस्ट कौन सी इंडस्ट्री का सेटअप कर रहा है, ऑलमोस्ट ऐसी इंडस्ट्री का सेटअप कर रहा है जिसके प्रोडक्ट की डिमांड एवरी टाइम मार्केट में अवेलेबल रहती हो। देन एमएनसीज इंटरेस्टेड इन सेलफोन, सेलफोन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करिए क्योंकि सेलफोन की डिमांड एवरी टाइम से रहती है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करती है क्योंकि पार्ट्स की ज़रूरत हमेशा हर किसी को रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हेल्प कर रही इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा है जो हर जगह काम में आता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करिए क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स आप में से बहुत से लोग लेते हैं। उसके बाद जो फूड सर्विसेज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो दीज आर द मेन इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ एमएनसीज वेयर दे आर इन्वेस्टेड देयर अमाउंट। तो ये जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, सेल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फूड सर्विस आइटम्स है, इनमें एमएनसीज जो है वो इन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रैपिड रेट से इंक्रीज कर रही है। तो दीज प्रोड्यूसर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब इन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है एमएनसीज, बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इस प्रकार की जो इंडस्ट्री मैंने आपको बताई है उस इंडस्ट्री में और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जो है वो एवरी टाइम्स अवेलेबल रहते हैं। आप मोबाइल की शॉप पे चले जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की शॉप्स पे चले जाइए, फूड स्टोर पे चले जाइए, तो इन पे एवरी टाइम्स जो है वो बायर्स अवेलेबल रहते हैं। इस वजह से एमएनसीज जो है वो वहाँ इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही है। इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, अब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई कंट्री में, तो इंडस्ट्रीज सेटअप होने की वजह से सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई। इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा सेटअप हो रही है उतनी ज़्यादा जो है वो सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, एंड न्यू जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, न्यू जॉब्स की वैकेंसीज निकल रही है, आज इस एमएनसी में, कल उसमें, परसों उसमें, तो न्यू जॉब्स की जो है डिमांड क्रिएट हो रही है। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंट्री में जो है वो जनरेट हो रही है। लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल, और कुछ लोकल कंपनीज जो है वो इनको रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स को, सेल फोन को और अदर इंडस्ट्री को। कुछ हमारी कंट्री की जो लोकल इंडस्ट्री है एटलीस्ट वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है। इट मीन्स सभी बेनिफिट की कंडीशन में आपको इस स्टेज तक नज़र आ रहे हैं कि ऑलमोस्ट सभी को ग्लोबलाइजेशन के बिहाफ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया अपना कि रॉ मटेरियल जो है वो हो गया। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, अब आता है कि several of top Indian companies have been able to benefit from increase in competition। अब आपको पता चला कि ग्लोबलाइजेशन के बिहाफ पे क्या हो गया, कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया, और कंपटीशन हाई होने के बिहाफ पे several of Indian companies benefited from this competition process। कि इंडिया की जो तो जो टॉप
कंपनी है वो बेनिफिटेड फ्रॉम द कंपटीशंस, कि जो जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन के बिहाफ पे, उतनी ही ज़्यादा जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है, तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। दे इन्वेस्टेड न्यू टेक्नोलॉजी, वो क्या कर रही है अपनी प्रोडक्शन की प्रोसेस में, और वो उस कंपटीशंस में टिके रहने के लिए क्या कर रही है, अपनी टेक्निक को अपडेट कर रही है। जैसे इंडिया की कोई भी जो है कंपनी है, तो वो कंपटीशंस में अपने आप को बनाए रखने के लिए सबसे पहले क्या करिए, अपनी टेक्निक को अपडेट कर रही है। जो ऑब्सोलेट टेक्निक वो यूज़ करती थी उसको रिप्लेस कर करके एक नई टेक्निक्स जो है एटलीस्ट उसका अपनी प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट कर रही है। तो न्यू टेक्निक्स को जो है वो अडप्ट कर रही है, एंड प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको भी वो सक्सेसफुली ऑपरेट करने की कोशिश कर रही है कि प्रोडक्शन की प्रोसेस सही हो, नो इनोवेटिव आइडियाज़ हो, टेक्निक अपडेट हो। इस वजह से वो उनका बेनिफिट जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। सम कैन सक्सेसफुल कोलैबोरेट विद फॉरेन कंपनीज, और कुछ क्या कर रही है, सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विद फॉरेन कंपनी। कुछ अगर अपने आप में सक्सेस होती जा रही है तो वो क्या कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है किसी फॉरेन कंपनी के साथ, और फिर अपना मार्केट जो है वो एक्सपांड कर रही है, अदर कंट्रीज़ में जाकर के भी सेल करने की कोशिश कर रही है। तो इंडियन कंपनी को कितने तरीके से बेनिफिट हुआ, पहला अपनी क्वालिटी इंप्रूव करी, दूसरा कोलैबोरेट हो गई किसी को, कहीं सप्लाई कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, विद द फॉरेन कंपनीज वो उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को कोलैबोरेट कर लिया, और इस स्टाइल से वो जो है बेनिफिट होने की कंडीशंस में रह रही है। देन ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनेबल्ड सम लार्ज कंपनीज एज एमएनसीज देमसेल्फ। तो ग्लोबलाइजेशन के बिहाफ पे क्या हुआ, कुछ लार्ज स्केल की जो कंपनीज थी एटलीस्ट वो अपने आप में किस में कन्वर्ट हो गई है, एमएनसीज में जो है वो कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो वापस समझो। ग्लोबलाइजेशन के बिहाफ पे कुछ जो इंडियन कंपनीज थी इतना ज़्यादा प्रमोट हो गई, इतना ज़्यादा वो कर लिया कि वो सेल्फ जो है उन्होंने अपने आप को एमएनसीज में कन्वर्ट कर लिया। तो एमएनसीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या तो कोलैबोरेट होकर के या एफडीआई को इन्वाइट करके, दो तरीके होते हैं। तो उसमें आपके एग्जांपल दे रखे हैं, टाटा मोटर्स का एग्जांपल्स है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से काम करती है। इन्फोसिस है आपकी आईटी सेक्टर की एक इंडस्ट्री है, वो है। उसके बाद है रेनबैक्सी, मेडिसिन सेक्टर्स की एक इंडस्ट्री है। उसके बाद एशियन पेंट्स जो पेंट्स की है, और उसके बाद है सुंदरम, वो है आपकी नट एंड बोल्ट्स की। तो सम ऐसी इंडस्ट्रियल कंपनीज है जिन्होंने अपने ऑपरेशंस को जो है वो वर्ल्ड वाइड कर लिया, विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। इन सभी इंडस्ट्री ने अपने ऑपरेशंस को वर्ल्ड वाइड जो है वो इंक्रीज कर लिया। इट मीन्स अब इनकी जो एरिया है, वर्किंग एरिया, वो इंडियन इकोनॉमी ने है करके ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया। जिन जिन के मैंने आपको एग्जांपल दिए, रेनबैक्सी है आपका, ये इन्फोसिस है, उसके बाद आपका सुंदरम है, उसके बाद आपका जो है एशियन पेंट्स है। तो ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो गई है कि अब इनका जो एरिया है, स्कोप है, सेक्टर है, वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क वाला जो है वो हो गया है। अब ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब्स। ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब जो है वो भी क्रिएट की है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री का सेटअप होगा, जितना ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का डिमांड होगा, जितना ज़्यादा हाई लेवल ऑफ वॉल्यूम प्रोडक्शंस का होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होना एक छोटी सी बात है कि एज वेल एज द ग्लोबलाइजेशन विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल ऑल्सो इंक्रीज, कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ट्रेड इंक्रीज होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो जनरेशन की कैपेसिटी है एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा जो है वो जनरेट है हमारे यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की जो जनरेट हुई है, यहाँ पर दे रखा है एमएनसीज, आईटी सेक्टर्स कंपनीज जो है, जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है एटलीस्ट उनमें जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत हायर लेवल पर जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आईटी सेक्टर्स की जो कंपनी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले पढ़ाया था कि लंदन की रीडिंग न्यूज़ जो मैगजीन थी, प्रिंटिंग कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है। पहली बात क्लियर होगी कि लंदन की जो मैगजीन थी उसकी प्रिंटिंग अपने इंडिया में हो रही है, और उसके पहले मैंने आपको बताया कि सारे कॉल सेंटर जो है वो इंडिया को मिले, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैक्सिको डिलीवर कर रहा है, यूएसए डिज़ाइन कर रहा है, तो इंडिया को जो है वो कॉल सेंटर का काम मिला है। तो इंडिया को क्या मिला, जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट हो गई एमएनसीज के बिहाफ पे।
तो इस वजह से कुछ और सेक्टर्स हैं, जैसे आपके डाटा एंट्रिंग है, डाटा एंट्री करनी हो तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, अकाउंटिंग में आपकी जॉब होगी, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हो गया, इंजीनियरिंग हो गई। तो ये कुछ ऐसी फील्ड है, अकाउंटिंग, डाटा हैंडलिंग, इंजीनियरिंग, इनमें जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो कंट्री में इंक्रीज हो जाएगी। ये यहाँ तक हो गया। अब है स्टेप है अट्रैक्ट एफडीआई। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारा ग्लोबलाइजेशन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता गया तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एफडीआई का जो अट्रैक्शंस है वो एटलीस्ट बहुत लार्ज स्केल पर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। स्टेप अट्रैक्ट्स एफडीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग सेवरल स्टेप्स। अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है वो बहुत सारे स्टेप्स जो है वो इसको लेगी। उससे पहले आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, एटलीस्ट मैं आपको वो एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। स्टेप्स अट्रैक्ट टू इन्वेस्टमेंट, ये आपके पेज नंबर 67 पर एक वो दिया गया है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि इन रिसेंट ईयर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज। तो इसका मीनिंग ये है कि रिसेंट टाइम्स में स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेवरल स्टेप्स जो है वो ले रही है, किसके लिए, एफडीआई को इंक्रीज करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए, कि किस स्टाइल से हमारी कंट्री में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हाई कर सके, इंक्रीज कर सके, ये कोशिश हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट एफडीआई को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे स्टेप को जो है वो फॉलो कर रही है, और उस स्टेप में है आपके टू इन्वेस्ट इंडस्ट्रियल जोन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग सेवरल स्टेप्स टू अट्रैक्ट एफडीआई फॉर द इंडस्ट्रियल जोन। कौन से इंडस्ट्रियल जोन के लिए, एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए। इंडस्ट्रियल जोन में आपके है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सेज आर हैव टू वर्ल्ड क्लासेस फैसिलिटीज, और सेज जो है आपका एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है हमारी कंट्री में, जो थोड़ा सा अलग हट करके होता है हर जोन से। तो उस सेज में जो है वो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में सब आ जाता है आपका, उसमें आ जाता है रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वाटर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सारी फैसिलिटी होती है, स्टोरेज है, रिक्रेशनल्स है, एजुकेशनल है, हेल्थ है, ये सारी फैसिलिटी इसमें जो होती है वो वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी उस एरिया को प्रोवाइड कराई जाती है। वापस सुनो, हमारी गवर्नमेंट एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए सेवरल स्टेप्स को फॉलो कर रही है। एफडीआई किसके लिए चाहिए, सेज के लिए, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है एक अलग कैटेगरी का बैकवर्ड जोन होता है, जहाँ डेवलपमेंट के चांसेस अभी तक नहीं थे, लेकिन अब गवर्नमेंट वहाँ डेवलपमेंट करना चाह रही है। रिमोट एरिया है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है उसको वेल डेवलप्ड करने के लिए, तो उसमें एफडीआई को अट्रैक्ट कर रही है। एफडीआई को किस लिए अट्रैक्ट कर रही है, ताकि वहाँ पर वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जा सके, टोटल ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इरिगेशन, एजुकेशनल, रिक्रेशनल्स, टोटल फैसिलिटी जो हो वो वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी एटलीस्ट उस एरिया को अवेलेबल हो सके, ऐसे गवर्नमेंट्स जो है वो एफर्ट्स लगा रही है। तो वहाँ पर कंपनीज विच आर सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन सेज। अब कोई भी कंपनी, फॉरेन कंपनी हो चाहे नेशनल कंपनी हो, कंपनीज विच आर सेट अप देयर इंडस्ट्रियल यूनिट इन सेज, ऐसी कंपनी जो सेज एरिया में अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट को ला करके इस्टेब्लिश करेगी, देन गवर्नमेंट प्रोवाइड देम द फैसिलिटी ऑफ टैक्स रिलैक्सेशन। तो गवर्नमेंट उस टाइप की यूनिट को और इंडस्ट्री को जो है वो टैक्स में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले कंपनीज विच आर सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन सेज डू नॉट हैव टू पे टैक्स फॉर 5 ईयर। तो ऐसी कंपनी को 5 साल तक जो है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी गवर्नमेंट का एक स्टेप है, किसको अट्रैक्ट करने का, एफडीआई को अट्रैक्ट करने का, किसमें, सेज में। ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ टू अट्रैक्ट एफडीआई। अब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया वो सुनो आप। ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो अलाउड, ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी
फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ में ग्लोबलाइजेशन ने फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दी है, ये अलो कर दिया है टू अट्रैक्ट एफडीआई, ताकि एफडीआई आ सके। तो यहाँ कहने की बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने, ये थोड़ा सा गलत स्टेप है सरकार का, गवर्नमेंट ने एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया है, एक फ्लेक्सिबिलिटी ला दी है लेबर लॉ में। लेबर लॉ में क्या ला दी है, एक फ्लेक्सिबिलिटी ला दी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है जो आप बाद में देखना। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी लाने के बिहाफ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट वर्कर्स पे पड़ते हैं वो आप देखना। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, परमिशन दे दिया, जो भी फॉरेन कंट्री यहाँ आकर के इस्टेब्लिश होती है तो एटलीस्ट उसको लेबर लॉ से थोड़ा सा अलग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की परमिशन दे दी जाएगी। अर्लियर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कंपनीज हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स। अर्लियर, अब पहले की बात थी, अभी की नहीं। अर्लियर organized sectors companies has to follow some rules and regulations। उनके लिए कंपलसरी था, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए ये नॉर्म्स था कि वो जब कभी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करे तो वर्कर्स को लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। उनके डेली हावर, वर्किंग कंडीशन, लंच टाइम, मेडिकल फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी, अलाउंसेज, उन सबको लेकर के गवर्नमेंट ने रूल्स डिसाइड कर रखे थे। तो ये बाउंडेशन थी अर्लियर मीन्स पहले, कि उन सभी को प्राइवेट सेक्टर्स की, पब्लिक सेक्टर्स की कंपनीज को फॉलो करना कंपलसरी था। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कंपनीज हैज टू ओबे सर्टेन रूल्स, उन रूल्स को ओबे करना कंपलसरी था। दैट एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट्स, उसका एम क्या था, दैट एम्स टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट्स। तो जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे उन रूल्स और रेगुलेशंस का एक ही एम था, टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट, कि वर्कर्स का जो राइट है एटलीस्ट वो सेफ रहे, वो सेफ कंडीशन में रहे, उसको वेजेस बराबर मिले, उसको अदर फैसिलिटीज़ मिले। यही हमारी गवर्नमेंट का पहले नॉर्म्स था। तो कंपनी को कंपलसरी था कि वो उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें। In recent, government has to allow companies to ignore laws. In recent, government has to allow company to ignore the rules. अब रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन कंपनी को ये परमिशन दे दी है कि इग्नोर द रूल्स को फॉलो मत करो, एज यू विश डू, आपकी जो इच्छा हो वो करो। तो रिसेंट टाइम में हमारी गवर्नमेंट ने कंपनी को ये परमिशन दे दी है कि वो खुद डिसाइड करे कि उनको क्या वेजेस रेट देनी है, क्या वर्किंग आवर्स रखने हैं, लंच दोगे या नहीं दोगे, ये सारी फैसिलिटी उन पर डिपेंड करती है। इंस्टेंट टू हायर वर्कर्स रेगुलर बेसिस, कंपनी हायर देम ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। अब है, वापस समझ लो इस लाइन को, इंस्टेंट टू हायर वर्कर्स रेगुलर बेसिस, इंस्टेंट टू हायर वर्कर्स ऑन रेगुलर बेसिस की अब वर्कर्स को रेगुलर बेसिस पे लेने के बजाय दे हायर देम ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हायर करते हैं। जब इच्छा हुई बुला लिया, नहीं इच्छा हुई नहीं बुलाया। अब कंपनी की मर्जी पे चलता है। अब आपको ऐसा नहीं कि मंथली सैलरी मिलेगी, आओ 2 घंटे का काम है करो, घर जाओ, जो मजदूरी दे रहे हैं वो ले लो। 2 दिन काम नहीं हुआ आपको नहीं आना, तीसरे दिन काम हुआ फिर आ जाना, फिर आपको दे दिया जाएगा। इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, ये है फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या करते हैं आप कंपनी में, वर्कर्स को तभी हायर करते हैं जब वर्कलोड होता है, प्रेशर्स होता है। अब परमानेंटली किसी को हायर नहीं किया जा रहा। तो इंस्टेड टू हायर वर्कर रेगुलर बेसिस, कंपनीज हायर देम ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कंपनियां उनको हायर कर लेती है। फॉर शॉर्ट पीरियड, बहुत ही छोटे समय के लिए हायर करती है, 4 दिन लिया जाओ, 3 दिन लिया जाओ। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए कंपनीज रिसेंट टाइम में वर्कर्स को हायर कर रही है। वेयर देयर इज ए इंस्टेंट प्रेशर ऑफ वर्क, कब हायर करती है, देयर इज ए इंस्टेंट प्रेशर ऑफ वर्क, वर्क का प्रेशर है तो हायर कर लो, काम करवा लो और फिर उनकी छुट्टी कर दो। तो दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर, ये क्या कर रहा है, कंपनीज की कॉस्ट ऑफ लेबर को रिड्यूस कर रहा है। तो अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए कंपनीज इस स्टाइल के स्टेप को ले रही है कि वो क्या कर रही है, लेबर की कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है। स्टिल एमएनसीज डिमांडेड मोर एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ,
एंड स्टील MNCs डिमांडेड मोर एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। अभी भी MNCs हमारी गवर्नमेंट से यही चाह रही है कि इस लॉ को फ्लेक्सिबल करो, इस लॉ को फ्लेक्सिबल करो। और कितना फ्लेक्सिबल करें? क्या आप लेबर को वेजेज ही नहीं देना चाह रहे हो? तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें जो है वो उनकी डिज़ायरनेस जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होती जाती है।